ये जो बॉलीवुड है इसने हमारे पूरी संस्कृति का बट्टाधार कर रखा है। यहाँ से बच्चों को जो 28 वर्ष के बाद की जो शादियां हो रही हैं, मुझे लगता है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। 25 तक 27 तक की आयु में, मुझे लगता है 25 से 26 तक की आयु में, 27 तक की मान लो, इस आयु में हो जानी चाहिए शादी। पहले जल्दी शादी हो जाया करती थी। और भी कई सारे सीरियल सब में देख लीजिए, एक पति की कई पत्नियां, 2 पत्नियां, 3 पत्नियां और एक पत्नी के भी पति आ जाते हैं, कोई दूसरा प्रेम करने लगता है। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा कभी नहीं। आज के साक्षात्कार में हम डॉक्टर प्रियंका उपाध्याय शुक्ला से महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके अस्तित्व की गहन चर्चा करेंगे। विश्व हिंदू परिषद की लखनऊ जोन उपाध्यक्ष और श्री त्रिपुरेश्वरी ललिता शक्तिपीठ की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वे हिंदू संस्कृति में नारी सशक्ति की भूमिका पर प्रकाश डालेंगी। सामाजिक चुनौतियां, आध्यात्मिक प्रेरणा और सशक्तिकरण की रणनीतियों पर विशेष फोकस रहेगा। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रियंका शुक्ला जी का। नमस्कार मैम, स्वागत करते हैं आपका जी। सबसे पहले आपने इंट्रो में ही हमने बताया कि आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण पर। तो आपके हिसाब से महिला सशक्तिकरण का सही परिभाषा क्या है? देखिए, महिला सशक्तिकरण, खैर जब महिलाओं की बात आती है तो कमजोर नारी, एक अबला नारी की भूमिका में वो महिला दिखाई देती है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर पुरुष प्रधान समाज में हमारे धर्म, हमारी धार्मिक पुस्तकों को उठा के देख लीजिए, जब जब विपदा आई है राष्ट्र पर, समाज पर, जब असुरों का संहार करना है, तो नारी को प्रकट किया जाता है। अपनी शक्तियां दे दे के देवताओं ने महामाया जो है काली को प्रकट किया। मेरा कहने का अर्थ ये है कि नारी स्वयं में सशक्त है। जो भगवती महामाया दुर्गा की अवतार, जिनका माँ की शक्ति है, उसको हम कैसे अबला मान सकते हैं? तो सशक्तिकरण करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसे अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानने की आवश्यकता है कि हमारे अंदर की सकारात्मक ऊर्जा जो है, जो हर नारी में विद्यमान है। हे नारी, तुम श्रद्धा की मूर्ति नहीं हो सिर्फ। हे नारी, तुम श्रद्धा की मूर्ति नहीं हो सिर्फ, वासना की ही आनंद की पूर्ति नहीं हो सिर्फ। जब ये व्यक्तिगत तौर पे दिमाग से निकालकर नारी अपने अस्तित्व के तलाशने की जरूरत है, अपने अस्तित्व को सिर्फ एक बार मन से, विचारों से स्वीकार कर लेगी कि मेरा अस्तित्व ये है, तो वो सशक्त तो है ही। जो नारी एक सृजन करता है, सृजनकर्ता सृष्टि नारी, भोले की दिव्य दृष्टि नारी, और जल भी नारी, भूमि नारी, वेदों की माता भी नारी, सृष्टि के कर्कड़ पर भारी हमारी भारतीय नारी। तो हमें तो आवश्यकता ही नहीं है ना, जो कर्कड़ पर व्याप्त प्रकृति, जल भी वही है, भूमि वही है, वेदों की माता गायत्री भी वही है, भोलेनाथ की आपने दिव्य शक्ति भी रही है जी। तो हमको तो सशक्त होने की आवश्यकता नहीं, हम तो सशक्त ही हैं। बस केवल अपने सशक्तता को पहचानने की और उसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। अभी आपने महिलाओं को सशक्त तो बताया जी, लेकिन जो स्थिति आप भारत में महिलाओं की देख रही हैं, हाँ जी, क्योंकि आपने अपने वक्तव्य में ही कहा कि पुरुष प्रधान देश है, और हम महिलाओं को देखते हैं कि महिलाएं हर स्टेज पे सैक्रिफाइस करती हैं, कि एक आदमी कभी सेक्रीफाइस नहीं करेगा। एक आदमी कभी ये नहीं कहेगा कि मैं तो नौकरी नहीं मत छोड़ सकता क्योंकि बच्चा है और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, मेरी नहीं है। क्यों? ये सवाल उठता है कि क्यों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एक औरत की है? देखिए, महिला शुरुआत से ही हमने तो देखा है कि हमारे पुराणों को ले लीजिए, जितने भी हमारे युग हैं, उनमें सारी महिलाओं ने शस्त्र और शास्त्र के साथ अपनी गृहस्थी का पालन किया है। लेकिन गृहस्थी क्योंकि वो एक सृजन करता है, तो नारी का उत्तरदायित्व है कि वो अपने परिवार और अपने बच्चों में वो संस्कार पोषित करे। अगर वो घर पर रहकर अपने ही संस्कारों का सलीके से
निर्वाह करती हुई नारी आ रही है शुरुआत से। अब जब कलयुग में नारी की आधुनिकता की तरफ अग्रसर होती नारी, आज वो नारी अपने बच्चों को भी देखती है, स्वयं को भी देखती है, अपने परिवार को भी देखती है, तो कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज की ये भूमिका उसको अग्रसर करते हुए मुझे लगता है भय खाती है, क्योंकि जिस दिन नारी पूर्ण रूपेण हो गई तो पुरुष की फिर एक जो स्थितियां है प्रधानता की वो समाप्त सी ही होती नजर आएंगी और आ भी रही हैं। देखिए, हमारे भारत की प्रथम नागरिक कौन है, मैं पूछना चाहती हूँ। हमारे भारत की प्रथम नागरिक जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति हैं। अच्छा है कि नहीं? वो नारी नेतृत्व करता, एक ऐसी नारी जो पहली नागरिक है, जो राष्ट्रपति है भारत की। तो पुरुष को ये स्वीकार करने में थोड़ी सी अभी कंफ्यूजन भी होता है और थोड़ा सा भय भी लगता है कि अगर हमने इसको थोड़ा सा भी स्वीकार कर लिया तो ये कहीं और जंप मार के आगे ना निकल जाए। ये कहीं ना कहीं सपोर्ट ना करने का जो आपने कहा कि भाई पुरुष जो है कहते हैं बच्चे हम नहीं पालेंगे, तो दोनों का कर्तव्य है, दोनों का कर्तव्य है, क्योंकि दोनों आज के युग में अगर नारी बाहर निकल के आपको आर्थिक बल दे रही है तो आपको भी उसको कहीं ना कहीं अपने शारीरिक बल से, अपनी प्रेम से, अपने सहायता से उसको बल देना पड़ेगा ताकि वो अच्छी तरह गृहस्थी को पालन कर सके। नहीं तो वो बीमार जल्दी हो जाएगी, नहीं तो वो मानसिक अवसाद में आ जाएगी और वो अपना 100% अपने गृहस्थी को, अपने जॉब को और अपने परिवार को और समाज को नहीं दे पाएगी। तो ये तो विडंबनाएं आ रही हैं, बहुत से केसेस आते हैं हमारे सामने और आजकल ज्यादातर डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग, डिवोर्सेस भी इसीलिए हो रहे हैं। पहले डिवोर्सेस बहुत कम होती थी, लेकिन अब हम स्थिति देखते हैं तो डिवोर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए कि औरतों ने अपने अधिकार मांगने शुरू कर दिए। अधिकार मांगने नहीं शुरू कर दिए, अधिकार तो थे, अधिकार में जीना शुरू कर दिया है, अधिकार से जीना शुरू कर दिया, मांगने की आवश्यकता खत्म हो गई, सिर्फ जीना शुरू कर दिया। उनको ये लगने लगा हमें ऐसे जीना है, वो पूछने की बजाय वो जीने लगे। तो एक्चुअली क्या है ना कि ये समरसता, गृहस्थी क्या है, गृहस्थी शिव और पार्वती का जो स्वरूप देखते हैं हम उनको लेकर चलते हैं, हम अपने शिव और पार्वती के स्वरूप को लेकर चलते हैं, हम विष्णु लक्ष्मी को स्वरूप को लेकर चलते हैं। तो जब हम अपने इष्टों को देखते हैं कि वो भी अपनी एक समता के साथ, क्योंकि अगर आप अधूरे हो ना पुरुष के बिना तो, और आपके बिना नारी के बिना पुरुष अधूरा है, दोनों का अपना रोल है। बल के बिना या शक्ति के बिना पौरुष अधूरा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक दूसरे को सहयोग करते हुए नहीं चलेंगे, सहयोग से नहीं करेंगे तो डिवोर्स होंगे। स्वीकार महिलाओं को भी करना होगा, अपनी संस्कृति और सभ्यता को कहीं ना कहीं कमी आने की वजह से भी ये चीजें हो रही। उन्हें पहले से ही, हम जैसे हमारी जो जनरेशन थी, अभी जो हमारे जनरेशन के लोग हैं शायद डिवोर्स उसमें बहुत कम हुआ करते हैं, मतलब थे। हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है इसमें तो मतलब मुझे लगता है कि शायद एक हफ्ते 15 दिन, एक दो ये जो लिविंग रिलेशनशिप के कुछ कॉन्सेप्ट आ गए हैं जो भारत की संस्कृति से इतने अलग और वाहियात कॉन्सेप्ट जो है, इनको कोर्ट की तरफ से भी जब हामी दे दी जा रही है, मुझे लगता है ये भी कहीं भारत की संस्कृति और सभ्यता और परंपराओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। नारी को भी ये समझना होगा। लेकिन ये चीज हम ऐसे समय पे देख रहे हैं जहाँ पे अभी जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो ज्यादातर हिंदुत्व, सनातन इनको लेकर के चल रही है। लेकिन कुछ हम ऐसे कानून भी देख रहे हैं जो महिलाओं के लिए, महिला या पुरुष दोनों के लिए ठीक नहीं है। पहले ये था कि हिंदू धर्म में ये है कि अगर एक पत्नी है तो आप दूसरा कोई रिलेशन नहीं बना सकते, आपका केस होगा, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखिए, क्योंकि आजकल मैं ये देख रही हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ये आम बात हो गई है, सेटिस्फाइड ही नहीं है एक दूसरे से। मैं कह रही रह क्यों रहे हो साथ में, फिर ये विवाह का मतलब ही क्या है, बच्चे क्या सीखेंगे, आगे आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी। एडजस्टमेंट तो दोनों की तरफ से इस कमी की वजह से हो रहा है।
अगर आप बुजुर्ग की ये जिम्मेदारी है, जो बुजुर्ग लोग हैं कि अपनी परंपराओं को अपनी बहुओं को अपनी बेटियों को दें, और जो पिता है वो अपने लड़कों को और अपने बेटों को और भाइयों को दें। दामाद आ रहा है किसी घर में तो उसको भी पता होना चाहिए कि ये इस घर की परंपराएं और संस्कार है, मुझे इसी अनुशासन में रहना पड़ेगा। तो वो जो घर के अनुशासन खत्म हुए हैं ना, विघटन हुआ है कई चीजों में, इसी वजह से विघटित हो रहा है ये समाज और डिवोर्स हो रहा है। डिवोर्स में सबसे बड़ा अहंकार कारक है, क्योंकि महिला भी उतना ही कमा रही है जितना पुरुष कमा रहा है, वो एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। फिर हमारी संस्कृति का ह्रास है कि वजह से लड़कियां आजकल अपने तरीके से अपने लाइफस्टाइल को जीना चाहती हैं, एडजस्ट नहीं करना चाहती। किसी के साथ रहना, किसी के साथ एडजस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये सब जो चीजें हैं जो पहले पारिवारिक के साथ विषय हुआ करते थे, तो वो एकल जो परिवार होने लगे हैं एडजस्टमेंट ना होने की वजह से, तो वो तो चीजें आ ही रही हैं। तो व्यक्तिगत तौर पर जब तक सनातन परंपरा नहीं सीखेगा परिवार, तब तक ये स्थितियों से नहीं, हमें अपने बच्चों को पहले से ही बताना होगा कि अब तुम इस बंधन में बंधने जा रहे हो, पुरुष को भी और स्त्री को भी। लड़का भी उतने ही परिपक्वता के साथ गृहस्थी को स्वीकार करे और लड़की भी, तब जाकर इस पूरी गृहस्थ जीवन को अच्छी तरीके से निभाया जा सकता है और अपने संस्कार बच्चों में दिए जा सकते हैं। नहीं तो लड़के बच्चे जो हैं, जो परिवारों का विघटन देख रहे हैं, वो आगे आने वाली पीढ़ी और ज्यादा बर्बाद हो रही। बिल्कुल, वो अहंकार तो त्यागना होगा, कहीं ना कहीं अहंकार विषय है, कोई भी एडजस्ट करने को तैयार नहीं है, इसीलिए डिवोर्स होना है। और रही बात आपने कहा एक्स्ट्रा, ये जो कोर्ट में आजकल सब कोर्ट ने जो है कह दिया है कि लिविंग रिलेशनशिप और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी बात तो कही है, और ये जो आपकी होमोसेक्सुअलिटी पर चीजें आई हैं, मुझे ऐसा लगता है ये इतना विकृत समाज का स्वरूप सामने आ रहा है। दो लड़कियां शादी करके लिटरली वो उसे पति कह रही है, वो उसे पत्नी कह रही है। मतलब क्या, मतलब फिर हमारे समाज का क्या तो विकास होगा? क्या है ये, कौन सी मानसिक विकृति का ये स्वरूप सामने आ रहा है? मैं उन माँ बाप से भी कहना चाहती हूँ कि भाई अपने बच्चों को थोड़ा ज्ञान के साथ, संस्कार के साथ अध्यात्म में लाओ, योग में लाओ और अपनी संस्कृति को थोड़ा समझाओ। नहीं तो तुम्हारे बच्चे किसी लड़के को लेके चले आएंगे, लड़का कोई लड़के को लेके चला आ रहा है कि भाई ये हमारा हस्बैंड है, ये हमारी वाइफ है। तो वो जो चीजें आ रही है, मुझे बड़ी हंसी आती है कि ये मतलब ये कौन से स्वरूप, क्या होगा आगे आने वाली पीढ़ी, कैसे ये पैदा करेंगे बच्चे? और हमारा हिंदू समाज क्या कभी किसी, मैं बहुत वैसा क्वेश्चन कर रही हूँ और पूछ भी रही हूँ, क्या किसी दूसरे धर्म में देखा क्या ये सब होते हुए? क्या कभी आया कि किसी और धर्म की दो बेटियों ने शादी कर ली, या दो लड़कों ने किसी और धर्म के आपस में शादी कर ली? मैं विदेश की बात नहीं, यहाँ के कुछ लोगों की बात, यहाँ के देखिए अब जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, उसको सोशल मीडिया पे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। अगर कोई महिला से शादी करती है और वो जीवन साथी बन के रह रहे हैं, तो उसे दुनिया पसंद कर रही है। उन्हें लग रहा है कि लोग हमें पसंद कर रहे हैं, इसलिए हम सही हैं, और उनको देखा देखी और लोग करने लगे। अब जैसे हमने देखे हैं कई सारे जो पेयर्स हैं, जबकि हिंदू धर्म में ये अलाउ नहीं है। बिल्कुल, तो उन्होंने किया कि एक पत्नी के होते हुए आप दूसरी पत्नी नहीं रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आपने धर्म को ही छोड़ दिया, आप मुस्लिम धर्म अपना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो आपको दो पत्नी तलाक पर हमारे मोदी जी ने इसको काफी, इस पे भी बहुत रिजिडनेस के साथ जो आया 3 तलाक का फैसला, ये मुस्लिम महिलाओं के हित में जो किया उन्होंने, ये बहुत बड़ा काम है। 3 तलाक जैसे 3 बीवियां कर लेना, फिर तलाक कर लेना, फिर शादी कर लेना, ये वहां भी खत्म करने का प्रयास किया है। नहीं, लेकिन वहां तो तलाक को लेकर के है, लेकिन जिस तरीके से आप विवाह को लेकर, हाँ, ये जो कर रहे हैं, हिंदुओं में चलन चल गया है कि अब एक नहीं 2 पत्नी रखने का रिवाज हो गया। उसके लिए मुस्लिम बनना अब कहना नहीं चाहिए हमारे। ये सब का जो सीधा सीधा प्रभाव है ना, देखिए ज्योति जी, मैं बड़ा क्लियर बोलना पसंद करूंगी कि बॉलीवुड इस सब के पीछे जो है, ये जो बॉलीवुड है, इसने हमारे पूरी संस्कृति का बट्टाधार कर रखा है।
यहाँ से बच्चों को जो दिशा निर्देश मिलते हैं, वहां से हमारे फिल्मी एक्टर रहे, अभी कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन उनकी पत्नियां वो मुस्लिम बने, फिर उन्होंने दूसरी शादियां की। आपके सामने उदाहरण है, अभी शायद वो बीमार भी हुए थे, काफी आयु भी हो चुकी है उनकी दूसरी पत्नी, आपको पता है। धर्मेंद्र जी और उन्होंने दो शादी। आप फिरोज खान बन जाइए, आप सुहेल खान बन जाइए, उसके बाद शादी कर लीजिए, ये कितना गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि उस महिला की पीड़ा से पूछिए जिसने आपको अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और आपने उसको एक झटके में, आपने जो है उसके सारे सपनों को जो है चकनाचूर करके आप ये दिखा रहे हैं कि नहीं मुझे तुम्हारी भी चिंता है। हाँ, तो ये जो विकृतियां समाज की हैं, उसमें उस महिला को कितना पिसना पड़ता है। कि हिंदू धर्म में ये बहुत स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल, और कानून भी ये कहता है कि आप एक साथ दो पत्नियों को नहीं रख सकते। जैसे एक औरत दो पति नहीं रख सकती, वैसे ही एक आदमी भी दो पत्नी नहीं। और हमारे यहाँ अगर डिवोर्स नहीं हुआ है तो दूसरी शादी भी मान्य नहीं होगी। जब तक आप पहली पत्नी से डिवोर्स ना ले लें, तब तक आपकी। लेकिन ये जिस तरह के कानून आ रहे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बाद आपको उसको भी उतना ही सम्मान और तो मुझे ऐसा लगता है एक्स्ट्रा मैरिटल होने के बाद मुझे ये लगता है समाज में विवाह का कोई वो ही नहीं रह गया। अच्छा, ये जो शादियां चल नहीं रही हैं अभी, बहुत अनबन हो जाता है, और हर किसी के बाहर अफेयर्स चल रहे होते हैं, आदमी अलग कर रहा है, औरत अलग कर रही है, और फिर एक साथ घर में आके रह रहे हैं। तो ये इस तरह की जो मनोस्थिति बन रही है इस समय पे, कि क्यों हो रही है, क्या कारण है? ये कारण है असंतुष्टि का कारण। मानसिक रूप से आप एक दूसरे से असंतुष्ट नहीं है। दूसरा, एक्सेप्टनेस। अगर मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, तो अगर मेरा पति किसी भी तरीके का है, किसी भी रूप में है, तो मैं उसे छोड़ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया कि अब जो भी है ये है। वैसे ही पति ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरी पत्नी है, यही मेरे लिए सब कुछ है। ऐसा नहीं है, बहुत आदर्श पति पत्नी है, मेरे माता पिता खुद इसका उदाहरण है, और भी बहुत सारे मेरे सामने मेरे भाई भाभी, बहुत सारे आदर्श पति पत्नी मैं दिखाऊंगी आपको। पूरा जीवन जिनका 50-50 60 साल हो गया है, जिन्होंने पूरा एक गोल्डन पीरियड एक दूसरे के साथ गुजारा, और आज भी एक दूसरे का बल बन के खड़े। ऐसे भी पति पत्नी हैं, लेकिन तो उनके बच्चे विकृत नहीं होते, उनके बच्चे मानसिक रोगी नहीं होते, उनके बच्चे संस्कार विहीन नहीं होते, उनके बच्चे समाज के लिए अभिशप्त नहीं होते, अभिशाप नहीं होते। अच्छा, पहले के समय में हमने देखा था कि बहुत छोटी एज में महिलाओं की शादी हो जाती थी, बहुत छोटी एज में, और हस्बैंड भी जो होते थे वो एज में ज्यादातर बड़े ही होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये होता है कि लड़कियां भी 30, 32, 35 तक होने के बाद शादी कर रही हैं। और तो इसका क्या रिश्ते पर प्रभाव पड़ता है? किस तरीके से देखिए, पहले तो महिलाओं का जो, जी बिल्कुल, सॉरी मैं आपकी बात काट दी, क्योंकि ये विषय इतना आपने एकदम से ये कहा, ये मेरा बड़ा अंदर से मुझे ये कई बार ये चीजें दिखती हैं, और मेरे को मन करता है कि मैं इस पर जरूर बात करूं, और आज आपने ये प्रश्न पूछा उसके लिए धन्यवाद जी। 35 वर्ष में हार्मोन्स की स्थिति महिलाओं की क्या होती है? मेरे ख्याल से मेनोपॉज की स्थितियां 40 से शुरू हो जाती, आजकल तो खत्म होने को, है ना, खत्म। मैं कह रही हूँ, कब आप बच्चे पैदा करेंगी, कब आप उसको पालेंगे, कब आप उनको बड़ा करेंगे। हमारे यहाँ एक सिस्टम था, गृहस्थ जीवन का अलग, हमारे यहाँ पूरे बनाए गए ना, आश्रम बताए गए, उसमें गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ और संन्यास। गृहस्थ आश्रम को इतनी महत्व क्यों दिया? भगवान भी गृहस्थ आश्रम में आने के लिए आतुर रहे। क्यों? क्योंकि गृहस्थी में व्यक्तिगत तौर पर व्यक्ति के सबसे बड़े व्यक्तित्व का निर्माण अगर होता है तो गृहस्थ जीवन में होता है। अगर परमात्मा की सही प्राप्ति हो सकती है तो किसी गृहस्थ संत कोई हो सकती है ज्यादा, क्योंकि उसके पास अपने साधनाओं के लिए विकल्प वो नहीं होते कि हम सब। एकांतिक साधना बहुत आसान है, लेकिन परिवार के बीच में, परिवार की जिम्मेदारियों के साथ अपने आप को आध्यात्मिक रूप से मजबूत रखते हुए साधना करना वो कठिन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्थितियां हैं 35 वर्ष वाली जो आपने कही, 28 वर्ष के बाद की जो शादियां हो रही हैं, मुझे लगता है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं।
25 तक 27 तक की आयु में, मुझे लगता है 25 से 26 तक की आयु में, 27 तक की मान लो, इस आयु में हो जानी चाहिए शादी। पहले जल्दी शादी हो जाया करती थी तो महिलाएं जवान रहती थी, उनके अंदर एक ऊर्जा रहती थी, उनके बच्चे पालने की क्षमताएं अच्छी होती थी। आज क्योंकि शादियां लेट होती हैं तो उनके मन, उनके शरीर सब थक चुके होते हैं, उनके हार्मोन्स बिगड़ चुके होते हैं। हार्मोन्स तो अपनी तरह काम कर रहे हैं ना, वो तो एक सिस्टम है। उस सिस्टम में अगर आप उस चीज को नहीं फॉलो करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट नेगेटिव ही मिलेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है। 25 साल तक लड़कियों की शादी होना चाहिए, ताकि फ्यूचर भी उनका सिक्योर बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, अगर महिलाओं की बात की जाए तो अगर इनकी जो स्थिति खराब होती है वो किन कारणों से होती है? क्या कारण आपको लगते हैं कि इसकी वजह से महिलाओं की स्थिति खराब हो रही है किस समाज में? समाज में देखिए, महिलाओं की स्थिति अलग अलग रूप में खराब हो रही है। ऐसा नहीं है, सशक्त महिलाएं भी निकल रही हैं समाज से, लेकिन जिन महिलाओं में आत्मविश्वास की कमी है, सबसे बड़ी आत्मविश्वास की कमी। जब आत्मविश्वास की कमी होती है तो आपकी स्थिति एक मरे हुए व्यक्ति की तरह होती है। तो सबसे एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगी। एक, शायद सुना भी होगा, एक संत थे तो उनके पास एक सांप था। तो वो अक्सर क्या करता था कि लोग उससे डरते थे। रहता था तो लोग उसके पास रहता था, लोग डरते थे कि अरे सांप है, काट ना ले, सांप है, फुंकार देता था, काट ना ले, काट ना ले। तो कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने शिकायत की संत से कि भाई हमें इससे भय लगता है, आप जो है इसको अलग करके रखा करिए, और हम लोग आपके दर्शन भी नहीं कर पाते हैं, और ये फुंकार देता है, काट ना ले, भय। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन संत चले गए यात्रा पे, तो उसको कह के गए कि भाई मैं तुझे ले जा नहीं सकता, लेकिन तू यहाँ रहे तो तू किसी को काटना मत, फुंकारना मत, डराना मत, मतलब काटना मत। तो उन्होंने क्या कहा, काटना मत, तू जो है समाज को, किसी को हानि मत पहुंचाना। उसने कहा जी गुरुदेव। वो भी उनको बहुत मानता था सांप। संत गए तो गांव के लोग तो थे ही, वो सांप वहीं रह गया। अब जब देखा तो सांप ने जो है फुंकारना, काटना सब छोड़ दिया था, संत की आज्ञा का पालन करके बेचारा रह रहा था। अब गली के छोटे छोटे लड़के आए, उस पर पत्थर फेंक देते, वो फिर भी कुछ नहीं कहता। जब लोगों को लगा ये कुछ कह नहीं रहा है, लोगों ने और पत्थर फेंक के छेड़ना शुरू किया, फिर उसे डंडे से करा, उसे ऐसे करा, तो वो बहुत घायल हो गया। संत लौटे जब संत वापस लौटे तो वो बहुत अर्ध मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ था। अरे, उन्होंने कहा ये क्या हुआ तुझे, किसने मारा, क्या हुआ? तो जब उसने कहा कि गुरुदेव ये गांव के लोगों ने मेरी ये दशा कर दी। अरे कैसे, तो तुम्हारी ऐसे कैसे दशा, ये तो तुमसे डरते थे, भय खाते थे। बोले गुरुदेव आप ही ने कहा था कि तुम काटना मत, इन्हें परेशान मत करना, तो मैं शांत जो है पड़ा रहा और इन्होंने मेरी ये दुर्गत कर दी। तो उन्होंने कहा बेवकूफ, मैंने तुझे काटने को मना किया था, फुंकारने को मना नहीं किया था। फुंकार मतलब अपनी आत्मविश्वास, फुंकार हुंकार मतलब अपना आत्मविश्वास। भय नहीं होगा सामने वाले को, वो तुम्हें निगल लेगा। चाहे वो सांप ने फुंकारना बंद किया, लोगों ने उसे पत्थर मार के अधमरा कर दिया। तो अपने आत्मविश्वास को महिलाओं को स्वयं समझना होगा। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो तुम भले ही उसे काटो नहीं, लेकिन उसको फुंकारो, ताकि वो तुम्हें हानि ना पहुंचा सके, ताकि वो तुम्हारी शोषण ना कर सके। तो महिलाओं को अपने आत्मसम्मान के लिए, आत्मविश्वास के लिए को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। आपके अंदर का आत्मविश्वास ही आपको जीवित रख सकता है, आपके अंदर की ऊर्जा को, आपके अंदर की महिला को जीवित रख सकता है। आपको किसी ने कह दिया आप नौकरी नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप घर से ही आप में इतना आत्मविश्वास करिए कि आप जो कर रही हैं उसमें इतना आत्मविश्वास हो कि आप उसमें ही कुछ अच्छा करके दिखा दीजिए ना। आप अपनी गृहस्थी को ही अच्छा पाल के दिखा दीजिए, आप अपने बच्चों को ही अच्छा बना दीजिए, आप अपने आप को अच्छा बना लीजिए, आप अपने जीवन को अच्छा बना लीजिए, अपने परिवार को अच्छा दे दीजिए।
किसी दूसरे को देख के कभी अपने आप को नीचा मत समझिए कि वो ये कर रहा है हम नहीं कर पा रहे। आप जो कर रहे हैं उसी में कॉन्फिडेंट रहिए ना। जब तक आप ये कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे अपने अंदर, आप दूसरों से शोषित होते रहेंगे। समाज क्या कह रहा है आज ज्योति, मेरे साथ अगर कोई, मैं ये सोचती हूँ समाज क्या कह रहा है, मैं सोचती नहीं, क्योंकि कोई मेरे बच्चों को पालने के लिए रोटी देने नहीं आ रहा है। मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, मेरे माँ बाप जानते हैं, मेरे गुरु जानते हैं, मेरी माँ ललिता जानती है, मेरे जो भाई बहन रिश्तेदार हैं वो जानते हैं, मेरे परिकर के लोग जानते हैं मैं कैसी हूं। तो मुझे ज्यादा समाज को बताने की आवश्यकता नहीं। और जो नहीं जानता उसको, जो आए वेलकम और जो जाए उसको तो भीड़ कम। जीवन का ये उसूल बना लो, क्योंकि तुम अपने अस्तित्व को स्वयं ही बचा के रख सकते हो। कोई दूसरा तुम्हारे अस्तित्व को बचाएगा ही नहीं, तुम्हें वही सांप वाली स्थिति कर देगा। क्योंकि समाज कभी भी किसी को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता। एक सशक्त महिला सबकी आंखों में, सबसे ज्यादा पुरुष की आंखों में चुभती है। पुरुष प्रधान समाज की, और महिलाएं तो उसमें और अग्रसर होकर आ रही हैं। वही पुरुषों को सहयोग देकर के उस महिला को नीचे करती हैं। तो महिला ही महिलाओं का दुश्मन है आज की डेट में। देख लो जितने भी युद्ध हुए हैं महिलाओं के कारण हुआ है, महिलाओं के ही वजह से हुए। तो कहीं ना कहीं महिलाएं ही कारण होती हैं। बिल्कुल। केकई को भड़काने वाली कौन थी? महिला। मंथरा ने ही बोला किसको? दशरथ जी को, उसको। केकई नहीं तो दशरथ को। महिला ही तो है कि सीता को भी वन में जाना पड़ा। व्यक्तिगत तौर पर महिलाएं अपने सदकर्मों से जब विचलित हो जाएंगी, सत्संस्कारों से विचलित हो जाएंगी, तो वो घर भी बर्बाद करती हैं, समाज भी बर्बाद करती हैं, और अपना तो दूसरे का जीवन तो बर्बाद करती करती अपना भी जीवन उनका बर्बाद होता है। तो आप ये कहना चाहती हैं कि महिलाओं को अगर ज्यादा अधिकार दिया जाए तो वो उससे भी नाश करती है? नहीं, महिला पे डिपेंड करता है। अहिल्याबाई होलकर को अधिकार दिया उनके ससुर ने। जब उनके पति की मृत्यु हुई, अहिल्याबाई होलकर, उस समय सती प्रथा थी। मैं सोचती हूँ अगर राजा राममोहन राय सती प्रथा नहीं खत्म करते तो सशक्त महिलाओं का क्या होता। रानी लक्ष्मीबाई कैसे निकलती, अहिल्याबाई कैसे निकलती, और शायद आज मैं भी आपके सामने कैसे बैठी होती। ये जो प्रथाएं महिलाओं को शोषित करने के लिए, महिलाओं को दबा कर रखने के लिए बनाई गई थी, उस सब प्रथाओं से ऊपर उठकर महिलाओं ने अपना परिचय दिया। उनके ससुर ने, अहिल्याबाई होलकर के ससुर ने, जब वो सती प्रथा में अपने आप को सती करने के मन बना रही थी कि अब मेरे पति की मृत्यु हो गई, अब मैं क्या कर, मैं भी सती हूं, क्या कर सकते हैं। वो परंपराएं थी उस समय। उनके ससुर ने उनसे कहा कि एक पुत्र चला गया, लेकिन मैं दूसरा पुत्र नहीं खो सकता। तुम मालवा की यहाँ की रानी बनोगी और यहाँ राज्य करोगी और संपूर्ण समाज को और एक नया संदेश दोगी। तो ये पुरुष ने किया, और उस महिला को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा एक ससुर ने ही दिलवाई। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं सिचुएशन इस समय पे, पहले हम बहुत सुना करते थे कि महिलाओं को जलाया गया, दहेज नहीं दिया गया तो उन्हें घर से निकाल दिया गया, मार दिया गया। बहुत से केसेस हमने सुने हैं, इतने की हिस्ट्री पूरी इन्हीं सब, बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन अब जो दौर चल रहा है, अब हम ये सुन रहे हैं कि आदमी फ्रस्ट्रेट होके फांसी लगा रहा है, औरत आदमी को काट कर ड्रम में डाल रही है, हनीमून पे जाने के बाद उसे धक्का मार देती है। तो ये जो सिचुएशन औरतों की हो रही है, ये जो मानसिकता पनप रही है महिलाओं की पुरुषों के प्रति, ये क्यों हो रहा है ऐसा? और क्या महिलाओं को दी गई आजादी का वो गलत फायदा उठा रही हैं, या उनकी सोच में किसी तरीके का कोई बदलाव आ रहा है? मैं फिर कहूंगी गलत शिक्षा, और इस शिक्षा में बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूंगी, अभी एकता कपूर जी आई भी थी, और क्योंकि मेरी उनसे कभी चर्चा नहीं हुई, लेकिन मैं सच बताऊं तो जितने भी सीरियल उन्होंने शुरुआत की है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के शुरुआत ही उनके सीरियलों से हुई है, ज्योति जी। उससे पहले शायद बुनियाद जैसे सीरियल हुआ करते थे, हम लोग जैसे सीरियल हुआ करते थे, जहां
बाद दिखता था। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कि एक मर गई, फिर उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली, फिर वो जिंदा हो गई, ये सब जो सोशल जो ये कहानियां, जो दर्पण होता है समाज का, क्या होता है, ये जो चलचित्र होते हैं उसको क्या दिखाया जा रहा है, ये देखिए ना आप। तो वहां से जो शुरुआत आज से कई वर्षों पहले 20-25 साल से ये मैं देखती चली आ रही हूँ, ये इधर ही आकर के हुआ है ये सब परिवर्तन। पिछले 20 वर्षों में ये परिवर्तन हुआ, 15 वर्षों में, 20 वर्षों में, क्योंकि लोगों ने ये कंटेंट पसंद करना शुरू कर दिया। मिहिर जो है तुलसी से प्रेम करते हैं, तुलसी मर गई, दूसरी आ गई, फिर तुलसी का किसी और याददाश्त हो गई तो वो किसी और के बजाज पर वो क्या था, वो पता नहीं कौन कौन से सीरियल थे, कुछ बजाज थे कोई, और उसमें ये श्वेता थी, कहानी घर घर की, और ये तुलसी की ये क्या है, कहाँ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और भी कई सारे सीरियल, सब में देख लीजिए एक पति की कई पत्नियां, 2 पत्नियां, 3 पत्नियां, और एक पत्नी के भी पति आ जाते हैं, कोई दूसरा प्रेम करने लगता है। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा कभी नहीं था। ये क्या हमारी संस्कृति में होता था क्या? तो आप ये कहना चाहती हैं ये जो ड्रम वाला किस्सा है ये बॉलीवुड और सीरियल से बिल्कुल बिल्कुल, ये बच्चियां जो पिक्चरें देख रही हैं, क्योंकि घरों में तो नहीं सिखाया जा रहा। क्या उन्होंने अपनी माँ को देखा? ये जो मेरठ वाला कांड हुआ था, क्या उसने अपनी माँ को देखा था ऐसे? वो अपने पिता के साथ नहीं रहती उनकी माँ? क्या उसने भाई को देखा? किसने देखा? क्या कैसा दिमाग उसका पलटा, क्यों पलटा? ये जो सीरियल किलर करके मूवीज, ये जो आजकल प्लेटफॉर्म आ गए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में जो इस तरीके की क्रिमिनल कंटेंट को रखा जा रहा है, क्या है ये? क्यों दिखा रहे हैं आप? हम अपने बच्चों से घबराहट होती है, बच्चे किस तरीके की चीजें देखते हैं, उनके मन में और मानसिक स्तर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। पूरी शिक्षा पद्धति को बदल करके संस्कारों के साथ जो घर से भी शिक्षाएं मिले, और ये सब बंद कर हो, तब जाकर के कुछ हो सकता है। अदरवाइज हम अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, बच्चा कुछ और देख के बाहर से आ रहा है, शिक्षा ग्रहण करके कहीं और से कुछ और चला आ रहा है, कहाँ तक संभालोगे आप? जो बच्चा उसके साथ है वो बच्चा कहीं और, उसकी शिक्षा कुछ और हो रही है। अच्छा, जो महिलाओं की मनोस्थिति हम देख रहे हैं कि वो अब स्मोक करना शुरू कर दिया, ड्रिंक करना शुरू कर दिया, और नाम ये दे दिया गया है कि हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, हम दुखी हो रहे हैं, इसलिए हम ये ले रहे हैं। तो ये सब कहाँ तक जायज है? कहाँ तक? कहीं तक जायज नहीं है। ये तो अपने आप को मारने की, आत्महत्या करने की प्लानिंग है, और क्या जायज है? आप देखो ना, फैशन मूवी आई थी कंगना रनौत की, भीड़ चाल जो चल रही है ना, एम्बिशियस हो गए सब, महत्वाकांक्षाएं, हमें वो अचीव करना है, फ्रस्ट्रेट किस बात के हो गए? पैसा कमाने के लिए गलत रास्तों पे जाना, और फिर अगर वो चीज ना मिलना, फिर मैं वही चीज लाऊंगी। ये चमक धमक की दुनिया ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार की, भगवान ना करे, अब मैं तो यही कहूंगी, शायद महिलाएं अभी इतना स्थिति में नहीं आई है कि मध्यम वर्गीय परिवार में ऐसा कुछ हो रहा हो। ये हाई सोसाइटीज में क्लब और शराब और सिगरेट का जो चलन है, महिलाएं जो है इस तरीके की चीजों में लिप्त होती जा रही है, फ्रस्ट्रेशन में आ रही है। भाई किस बात का फ्रस्ट्रेशन है? तुम पे पैसा है, फिर पति भी है, बिजनेस है, सब कुछ है, लेकिन वो आपस में ही पति पत्नी का संबंध अच्छे नहीं है। पति पत्नी को वैल्यू तो पति को वैल्यू नहीं दे रही। जब परिवार ही नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन तो हो गई। समाज को दिखाने के लिए साथ रहना है, उसकी प्रॉपर्टी से ना निकाल दिए जाए इसलिए साथ रहना है। प्रॉपर्टी का बहुत सारे केस ऐसे आए ज्योति जी मेरे पास कि कुछ महिलाएं जो अपने पति से प्रताड़ित भी हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद रह क्यों रही है कि उसका पति एक हाई पोस्ट पर है, प्रॉपर्टी का हिस्सा वो बनी हुई है, इसलिए वो उनके साथ है, और हैं किसी दूसरे पुरुष के साथ, पति किसी दूसरी महिला के साथ रह रहा है। ये एक विकृत समाज की स्थितियां हैं। मुझे लगता है कि ये समाज का सीधा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। बिल्कुल, ऐसे लोगों को तो बच्चे पैदा ही नहीं करने चाहिए। मुझे लगता है आप बच्चे पैदा करके कुत्ते बिल्ली की तरह समाज में सौंप रहे हो, क्या है ये तो कोई फायदा नहीं ना। ये बच्चे कल को आपको वो जो वृद्धाश्रम में पड़े हैं, वो अच्छे माँ बाप भी हैं और ऐसे माँ बाप भी हैं जिनके बच्चे ये जो संस्कार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फिर क्या वृद्धाश्रम ही खुलेंगे? बुढ़ापे में बच्चे कहाँ रख रहे हैं अपने माँ बाप को? मेरे सामने जने कितने केस ऐसे हैं जिनके माँ बाप
अकेले वृद्ध रह रहे, बच्चे सब बाहर है, विदेश में है। तो क्या फायदा बच्चों को पैदा करके परवरिश करके अगर वो बच्चे परवाह ना कर पाए, उनमें प्रेम ही ना हो। हमारी संस्कृति प्रेम सिखाती है, हमारी संस्कृति एक दूसरे से जोड़ना सिखाती है। यदि हम सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करके अपने घर में उसका पालन करने लगेंगे, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम अपने धर्म का पालन करने लगेंगे, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन हम का मतलब हमारी माताएं बहनें पहले शुरुआत केंद्र बिंदु, आप केंद्र बिंदु है परिवार की, आपको सुधरना होगा, आपको अपने अंदर परिवर्तन लाना होगा। अगर मैं माँ हूं तो मुझे पता है कि मैं जिस दिन से मेरी बच्ची बड़ी होना शुरू हुई, मैंने धीरे धीरे करके अपने अंदर परिवर्तन लाना शुरू कर दिया। पहले मुझे बिग बॉस बड़ा पसंद था, आज कई वर्ष हो गए बिग बॉस, क्योंकि वो जो लड़ाइयां आती हैं, जो फर्जी चीजें आती हैं उसमें, ये बिग बॉस जैसे सीरियल्स का क्या काम है? लड़ाइयां ये कंटेंट क्यों दिखा रहे हो? गाली गलौज, ये सब पैसा कमाने का फालतू का साधन, झगड़ा करने के तरीके, झगड़ा क्या पेश कर रहे हो आप? तो पहले मैं शुरुआती दौर पे बच्चे छोटे थे तो देख लेती थी, लेकिन मैंने पिछले गत वर्षों से टीवी ही नहीं देखती हूँ, सीरियल ही नहीं देखती हूँ, और मैं डांटती भी हूँ। हम सीरियल क्योंकि उन सीरियलों में कुछ आता नहीं ना। हम रामायण लगा सकते हैं, रामायण दिखा सकते हैं। हमें अपने बच्चों को जब तक हम शिक्षा पद्धति में चेंज नहीं लाएंगे, हम अपने बच्चों को जब तक संस्कारवान चीजें नहीं दिखाएंगे, प्रस्तुति भी करेंगे कि ये हमारी संस्कृति है, विवेकानंद हमारे प्रेरणा स्रोत होने चाहिए, वो भगिनी निवेदिता जैसी विदेशी को यहाँ पर लाकर एक फॉलोअर बना सकते हैं और एक चरित्रवान व्यक्तित्व का उदाहरण बन सकते हैं। ऐसे पुरुष चाहिए भारत को, ऐसी अहिल्याबाई जैसी, मीराबाई जैसी, है ना, रानी लक्ष्मीबाई जैसी महिलाएं चाहिए भारत। ये नहीं, पद्मावती जैसी महिलाएं चाहिए भारत की संस्कृति में, जो किसी भी आताताई की निगाह पड़ने भी ना दें अपने ऊपर और अग्नि में समाहित हो जाएं। तो ऐसी महिलाओं की आवश्यकता है संस्कृति को बचाने के लिए। अगर हमने अपनी महिलाओं को सुशिक्षित और संस्कारवान नहीं किया तो संस्कृति का नाश होना स्वाभाविक है, हो ही रही है, आगे और हो जाएगी। शराब में, नशे में, ड्रग्स में, गलत चीजों में जाती हुई लड़कियां, लड़के हमारी संस्कृति के हनन का पूर्ण कारण बन रहे हैं। इसलिए सबसे पहले उस जो इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री, उसके ऊपर जैसे गुलशन कुमार जी जैसे लोग मार दिए जाते। भक्ति की एक लहर आई थी गुलशन कुमार जी के साथ, क्या किया गया? उनको खत्म कर दिया गया। एक समय था, अब आप उसके बाद देखिए भक्ति की मूवीज कहाँ बन रही हैं, उस तरीके से आती हैं क्या? नहीं, ना गाने आते हैं। अगर हम बात करें, आपने भक्ति की बात की है, तो आजकल महिलाएं जो है वो साध्वी बन रही हैं, तपस्या कर रही हैं, और वो महिलाएं कर रही हैं जिन्होंने जो पहले कुछ और हम रूप देखा करते थे टेलीविजन में, और फिर बाद में हम कुछ और देख रहे हैं। तो ये इस तरह की जो महिलाएं किस तरह का इम्पैक्ट समाज पर छोड़ रही हैं? देखिए, समाज बेवकूफ नहीं है। अभी महामंडलेश्वर भी बनाने की बात हुई तो उनको हटाया गया, हटवाया गया। भाई इतना आसान है क्या महामंडलेश्वर बनना, साध्वी बनना? साध्वी, मुझे ही लोग साध्वी कहते हैं तो मैं मना करती हूँ। मुझे प्रेस वालों ने कुंभ में भी मेरे को अपने आप ही, खैर वहां तो खैर साध्वी और सन्यासी कहने लगे। साधित्व का मतलब कितना साध लिया आपने, अपने कितना अंकुश है आपकी अपनी वासनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर, तब आप साधु बनेंगे ना। साधु का मतलब एक अनुशासित व्यक्तित्व, जो समाज को दिशा और मार्गदर्शन देने के लिए पूर्ण तैयार हो जाए। आपके अंदर की सारी वासनाएं धीरे धीरे करके नष्ट हो जाती हैं और साधनाएं करनी होती है, तब साधते हैं ना आपको। आपने भी साधा ही क्या है? पहले अपना बेस तो क्लियर कीजिए, पहले बेस तो बनाइए। जमीन पे है नहीं, हवाओं में उड़ रहे हैं। अभी ड्रग्स के मामले थे
जने क्या क्या मामले थे। आपको एजेंट बताया जाता था दाऊद का, अब आप महामंडलेश्वर की बात आने लगी। तो कितना आसान है, छवि को सुधारने के लिए नाम दिया। नहीं, छवि इससे और बिगड़ती है। लोग पागल नहीं है, लोग पागल नहीं है। नहीं, अगर उन्हें वो सम्मान मिल जाए, बिल्कुल स्वागत है, सनातन पद्धति में उनका स्वागत है जो लोग ऐसे हैं, लेकिन पहले अपने आप को साधना पद्धति में लाइए ना। आप पहले वर्षों साधना कीजिए, 10 साल परिपक्व कीजिए, बेस बनाइए, उसके बाद किसी चीज में आगे आइए। पहले पहले आप प्रेप में है नहीं, पीएचडी करने की सोच रहे हैं, कर लेंगे क्या? ज्ञान ही नहीं है आप में, ना आपको ग्रंथों का ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, या फिर आपके पास ऐसा चमत्कारी गुरु हो रामकृष्ण जी जैसा, जो तुरंत विवेकानंद को नरेंद्र बना दे, नरेंद्र को विवेकानंद में परिणीत कर दे। तो वो कंटेंट, वो आपके अंदर ऊर्जा भी तो नहीं है ना। इसके लिए ये समाज को केवल बेवकूफ बनाने के लिए एक अलग शुरुआतें हो गई हैं ये। मुझे लगता है कि साधु सन्यासी और ये महामंडलेश्वर साध्वी, अब वो पता नहीं कितने कितने नाम लेकर के लोग आ रहे हैं और सीधे बॉलीवुड से ही एंट्री हो रही है। हम सोच रहे हैं हम तो पागल है जो अध्यात्म से इतना सब कुछ हमारा, तो फिर भी मेरे को तो लोग कहते हैं तो मैं सोचती हूँ, मना करती हूँ, क्योंकि मैं अभी खुद गृहस्थ में हूँ, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं उनकी देख रेख में अपने आप को लगाई हूँ। तो मैं कई बार मना भी करती हूँ कि आप लोग मुझे साध्वी क्यों कहते हैं। मैं साध्वी नहीं हूं, मैं डॉक्टर प्रियंका शुक्ला हूँ, एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, और साथ में अपने बच्चों की माँ भी हूँ, अपने माँ बाप की बेटी भी हूँ। हाँ, आगे के जीवन में जब मेरी पूरी जिम्मेदारियां हो जाएंगी तब मैं साधित्व को धारण करके निसंकोच साधित्व को धारण करूंगी। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप एक शिक्षक भी हैं, तो बात शिक्षा की भी कर लेते हैं। पहले जो शिक्षा थी और जो अभी की शिक्षा है, ये कैसे व्यक्ति के चरित्र को बना रहा है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। पहले की शिक्षा हमारे वैदिक शिक्षाएं हुआ करती थी, जिसमें हमारी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और ज्ञान, शस्त्र अस्त्र, सब चीजों का ज्ञान हुआ करता था। आज केवल एक कंटेंट छोटा सा रह गया है जो कि कॉन्वेंट स्कूल का कंटेंट है। वैदिक कंटेंट तो है ही नहीं ना। हम मिशनरीज में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, मिशनरी स्कूल, उनमें गुड मॉर्निंग की जाती है और साथ में 25 दिसंबर की छुट्टियां होती हैं। अच्छे अच्छे हमारे जो त्योहार हैं उसको उनके बारे में पता भी नहीं होता है बच्चों को। और भी कई चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से शिक्षा की जो ये चीजें हैं, जब तक हमारी सनातन शिक्षा पद्धति नहीं आएगी तब तक बच्चों का विकास उस तरीके से नहीं होगा जो एक नव भारत के राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करता हुआ भारत है। क्योंकि जब तक आप संस्कृति के विषय में जानेंगे नहीं, दूसरे की संस्कृति पे जिएंगे, प्लास्टिक के पेड़ लगाएंगे, 25 तारीख को तुलसी को इग्नोर करेंगे और वृक्षों को इग्नोर करेंगे, और आपको पता ही नहीं होगा कि हमारी संस्कृति का क्या लाभ है, हमारी संस्कृति में क्या क्या चीजें हैं, और दूसरे की संस्कृति को आप हाईलाइट करते रहेंगे, तब तक हमारी और सीखते रहेंगे और उसी में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते रहेंगे। अपनी भाषा, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति में अगर आप नहीं घुले मिले रहेंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है ये शिक्षा पद्धति जो पहले की थी उसमें और इसमें यही अंतर है कि हम अब मशीनें बना रहे हैं, पहले हम विद्यार्थी पैदा करते थे। वो मशीनें जाकर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं लोग मशीनों की तरह, और अपने जीवन को एक अस्त व्यस्त तरीके से जी करके ऐसे ही नष्ट कर देते हैं। पहले हमारी जो गुरुकुल थे, गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी वैदिक पद्धति के साथ, उसमें हर तरीके की विज्ञान की शिक्षा भी दी जाती थी। ऐसा नहीं था ज्योति जी कि विज्ञान नहीं था या आधुनिकता नहीं थी, सारे उसमें ज्ञान आज से ज्यादा अच्छे थे। आज तो थोते ज्ञान है, बेकार, इंग्लिश बोल लो और बस हो गया ज्ञान। बिना पढ़ा लिखा आदमी भी अगर अंग्रेजी, आज के समय में अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है और वो ज्ञानी है। हाँ, और जो हिंदी बोल रहा है और परम ज्ञानी है वो बेवकूफ है।
तो मैं सोचती हूँ कि ये तो विडंबना है समाज की, भारत की। हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल आधुनिकीकरण की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हमें ये लग रहा है कि हम जितने ज्यादा मशीन बना लें, हम जितने ज्यादा सॉफ्टवेयर बना लें, वो हमारे लिए है। लेकिन आप एक टीचर रह चुकी हैं, तो आपके अकॉर्डिंग विद्यार्थी और टीचर का किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, जो आज हम देख रहे हैं। आज के समय में आप बच्चों को मार नहीं सकती, पहले टीचर बहुत मार, हाँ बिल्कुल। और आप आज के समय में अगर आप मारती हैं तो पेरेंट्स कंप्लेन कर देते हैं और वो बात कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाती है। तो क्या ये टीचर और बच्चे के बीच में दूरियां बनाने के लिए बहुत बड़ा, ये कहते हैं ना, दरार बन रहा है? बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो पाते हैं बच्चे। पहली बात तो देखिए, ना तो शिक्षक कैसे रह गए। देखिए, देश का मान है शिक्षक, देश का अभिमान है शिक्षक। देश का मान है शिक्षक, देश का अभिमान है शिक्षक। और शिक्षा की दीक्षा जो दे था, ऐसा प्रभु समान है शिक्षक। तो देखिए, प्रभु समान शिक्षक हुआ करता था, गुरु परंपरा से हम पढ़ाई करते थे। लेकिन जब गुरुकुल खत्म हुए और ये शिक्षाएं आई, स्कूल आए, गुरुकुल से स्कूल की पद्धति शुरू हुई, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया, वहां से हमारे ग्रंथों की स्थितियां खत्म करी गई। वहां से एक बहुत अलग तरीके की वैचारिक क्रांति जो थी वो खत्म की गई, और शिक्षा को खत्म कर, क्योंकि जिस राष्ट्र की शिक्षा नीति सही नहीं है, शिक्षा उसकी सही नहीं है, उसके बल को खत्म करना बड़ा आसान है, उस राष्ट्र को खत्म करना बहुत आसान है। वहीं से हमारी शिक्षा नीति का जो एक अधोपतन हुआ, आज वो देखने को मिलता है। हमारे जो गुरु शिष्य परंपरा थी, उसमें गुरु का एक सम्मान हुआ करता था, और वहां माँ बाप का कोई ऐसा रोल नहीं होता था। 5 वर्ष की आयु के बाद बच्चे गुरुकुल में चले जाया करते थे। सभी, चाहे राम हो, कृष्ण हो, और भी जितने भी युग थे, सब में, और सभी ने गुरुकुल में ही शिक्षा प्राप्त करके अपने आप को मजबूत किया, अपनी क्या विज्ञान की, क्या ज्ञान। जबकि उनके पिता राजा हैं, राजा हुआ करते थे, साधारण लोगों के साथ, बच्चों के साथ रहते थे। तो एक गुरुकुल पद्धति हमें साधारण तरीके से आम विद्यार्थी बन के जीवन जीना सिखाती थी। आगे आप कह रहे हैं कि कोई शिक्षक को कुछ नहीं कह सकता, मतलब शिक्षक विद्यार्थी को कुछ नहीं कह सकता। अहंकार तो हमने अपने बच्चों में वहीं से डाल दिया। हमने वहीं से डाल दिया कि ये तुम्हारा शिक्षक नहीं है, और ये तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, तुम इससे ऊपर हो, तुम्हारा निर्माण करने वाला, क्योंकि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है। कहा जाता था ना, कबीरदास जी का शायद है ये, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ खाटे खोट, और अंतर हाथ संभार के और बाहर मारे चोर। ये था कि नहीं था? ये हम भी बाहर खड़े हुए हैं, डांट पड़ी है, पिटाई करी है हम लोग, हमारी भी। जब मेरी राइटिंग अच्छी नहीं थी तो मेरे तो यहाँ पर रख के भी पेंसिल, कुछ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन हमारी माँ ने कहा था कि माँ सांप का हड्डी हमारी। तो जब ये पेरेंट्स कॉन्फिडेंस से व्यक्तिगत तौर पे निर्माण करने के लिए गुरु को सौंप देते हैं अपना बच्चा, तो मैं सोचती हूँ एक अच्छा गुरु उसका निर्माण करके ही आपको देगा। लेकिन वो बच्चों में भी भाई पेरेंट्स भी कॉन्फिडेंट नहीं है, गुरु भी ऐसे नहीं है। आज के गुरुओं के भी कड़े किस्से आजकल सामने आ रहे हैं। गुरु नहीं रहे और शिष्य ने कहां से, बस ये तो वो एक जो हमारी संस्कारों की, और हमारी, भाई सब कुछ कॉमर्शलाइज हो चुका है, सब कुछ व्यापारीकरण हो चुका है, शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है। टीचर केवल अपना पैसा कमाने के लिए शिक्षा दे रहा है, कितने घंटों के कितने पैसे मिलेंगे, ट्यूशंस हो रही हैं, चीजें हो रही हैं, बात खत्म है। वहां पर जहां पैसा आ जाता है वहां शिक्षा की कहीं बात ज्यादा नहीं रहती। उनको ये पता है ये कंटेंट हमें देना है, इतने में कोई पढ़े नहीं पढ़े। वो कोई विद्यार्थी का निर्माण नहीं कर रहे, वो तो अपने घर भरने के लिए शिक्षक भी बस पैसों की तरफ देख रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो बच्चा अच्छी नौकरी पाएगा, अच्छी नौकरी पाएगा तो अच्छे पैसे कमा पाएगा, और अच्छे पैसे कमाएगा तो एक लग्जरी लाइफ जिएगा। तो इसमें भी तो कोई खराबी नहीं है? नहीं, बिल्कुल खराबी नहीं, लेकिन ये केवल मार्क्स आ रहे, मार्क आ गए कि भाई ये 100% में से 90% आ गए। मैं तो देख रही हूँ सीबीएसई के सारे बच्चों के 80 से नीचे तो बहुत कम के आते हैं। 70% का एक लाइन ही खिंच गई, बहुत कम।
78%, 80%, 90%। यूपी बोर्ड में जब हमारे 65% आए थे हाई स्कूल में, तो मतलब इतनी खुशी हुई थी 65-67% पे इतने खुश हो जाया करते थे हम लोग, फर्स्ट डिवीजन आएंगे। की पढ़ाई टफ हुआ करती थी या स्टूडेंट उतने पढ़ाई स्मार्ट नहीं थे? नहीं, पढ़ाई भी टफ हुआ करती थी और बहुत फेयर चीजें हुआ करती थी, इतनी आसान नहीं थी पढ़ाई। आजकल की कोई पढ़ाई टफ नहीं है। आजकल की पढ़ाई में 90% ले आते हैं, 90% का रिजल्ट दोगे तो, और भेड़ चाल चली आ रही है, सारे स्टूडेंट 90% ला रहे हैं। कल को कंपटीशन में जाके यही बच्चे हार जाते हैं, 90% वाले डिप्रेशन में आ जाते हैं। मेरे पास एक HBTI का बच्चा, उसका केस वो सेलेक्ट हुआ गोल्ड मेडलिस्ट, लेकिन जब वो कंपटीशन में सेलेक्ट होने के बाद उन बच्चों के साथ गया तो वहां जगह जगह के बच्चे आए हुए थे जो उससे धुरंधर थे। वहां जाके वो डाउन हुआ और वहां से वो डिप्रेशन में आना शुरू हो गया। आज तक उसने 10 साल में इंजीनियरिंग नहीं कर पाया और वो ऐसी वेला घूम रहा है, पागल हो गया, उसके डिप्रेशन की दवा चल रही है, अब वो जीवन उसका बेकार है। अच्छा, हमने जब आपने भी गुरुकुल परंपरा के बारे में बताया कि पहले राजा हो चाहे रंक हो, वो गुरुकुल में ही भेजेंगे अपने बच्चों को, ताकि बच्चों के अंदर भी समानता आए, उसे ये ना रहे कि मैं राजा का बेटा हूँ या मैं रंक का बेटा हूँ। लेकिन इस समय जो आजकल चल रहा है, आजकल जो हम देख रहे हैं कि स्कूलों को बिल्कुल एकदम डिफाइन कर दिया गया है कि जो अमीर है उसके स्कूल में AC लगे हुए हैं और जो सरकारी हैं वो नॉर्मल हैं। तो क्या ये गैप ला रही है मानवता के बीच में कि बिल्कुल व्यक्ति के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस, खाई बनती जा रही है कि यार ये तो बहुत अमीर है इसलिए इतने लग्जरी मिल रही है, और जो बच्चा AC में बैठ करके पढ़ाई कर रहा है और जो बच्चा नॉर्मल स्कूल में जा रहा है, क्या दोनों की बुद्धि में डिफरेंस होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि शिक्षा का लग्जरी से कोई तालमेल नहीं। शिक्षा का मतलब कठिन परिश्रम, और कठिन परिश्रम आप लग्जरी लाइफ में नहीं कर सकते। अगर आप शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं तो आपको कठिन परिश्रम करके अपने आप को कठोर परिस्थितियों में तैयार करना होगा, तब तो आप आगे आने वाली चुनौतियों को स्वीकार कर पाओगे। लेकिन ना तो माँ बाप और ना ही बच्चा, कोई भी तैयार नहीं है और शिक्षक भी तैयार नहीं है। आजकल बड़े बड़े बिल्डिंग्स में AC लगे हुए हैं और सरकारी स्कूल के बच्चे, ज्यादातर देखिएगा नॉर्मल स्कूल के बच्चे ही IAS निकलेंगे। हिंदी मीडियम से पढ़े हुए ज्यादातर IAS का पास कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें वैल्यू होती है, चीजें होती हैं, उन्हें पता होता है, वो फोकस होते हैं केवल अपनी पढ़ाई पे। ये करिकुलर एक्टिविटीज रोज मैं देखती हूँ आजकल की, हम जब बच्चों को अपने करते थे, अब तो खैर बच्चे बड़े हो गए हैं। आज कोई ड्रामा चल रहा है, आज कोई ड्रामा चल रहा है, पैसे मंगवाए जा रहे हैं छोटी छोटी चीजों में अलग तरीके से करके। तो मुझे लगता है 10-20 हजार रुपए तो साल के वैसे ही ये लोग ले लेते हैं फीस भी इतनी ज्यादा हाई हो गई है। तो जब फीस भी हाई हो गई है तो वो आपको सुविधाएं थोड़ी बहुत तो देंगे ना, पेरेंट्स को थोड़ी वो करने के लिए। तो बहुत सारी चीजें इसमें हैं। देखिए, नई शिक्षा नीति जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगी तब तक हमारी, हालांकि सरकार ने बहुत काम तो कर रही है, चीजें कर रही हैं, लेकिन अगर जल्दी से जल्दी इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे तो हमारे बच्चों का जो आगे आने वाले फ्यूचर है उसका अच्छा एक विकास भी होगा और उसमें भारत के निर्माण में वो बहुत लाभदायक सिद्ध होगी चीजें। तो शिक्षा नीति को बदलना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ चीजों में, और शिक्षा परंपरा को भी बदलना पड़ेगा। शिक्षा की पूरी अब जानकारी देना कि भाई कैसे शिक्षा की क्या नीतियां होनी चाहिए, शिक्षा किस तरीके की परंपराओं से होनी चाहिए, जब तक हम उसे गुरुकुल पद्धति में दोबारा नहीं लाएंगे तब तक मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्र के आने वाली भविष्य में निर्माण उतना हम नहीं कर पाएंगे बच्चों का जितना हम करना चाहिए हमें। अच्छा, एक बहुत ही अहम सवाल है और ये सवाल तो आपसे बहुत ज्यादा बनता है। हम बात करेंगे संस्कार की। हाँ। तो जो बच्चे आजकल के हैं, माँ बाप कहते हैं तुम्हें स्कूल भेज रहे हैं, इतने अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, क्या संस्कार सीख रहे हो? वही स्कूल वाले कहते हैं कि पता नहीं कैसे घर से आते हैं, इनको संस्कार ही नहीं है। बच्चा 2 ही जगह अपनी जिंदगी बिता रहा है, एक घर और एक स्कूल। तो बच्चा संस्कार सीख कहाँ से रहा है? देखिए, पहला संस्कार वो माँ के गर्भ से सीखता है जुड़ने। अच्छा। फिर परिवार के परिवेश से, पिता से,
फिर परिवार के परिवेश से, आसपास के माहौल से, फिर वो जाता है स्कूल और समाज में निकलना प्रारंभ करता है। तो मुझे लगता है गर्भ के समय से ही बच्चे के संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। उस समय से ही हमें ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। मैंने आपको कहा ना, केंद्र बिंदु स्त्री ही है। महिलाओं को ही परिवर्तन लाना होगा अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को सुधारने के लिए। अगर वो चाहती हैं कि अपनी आगे आने वाली पीढ़ियां, उनके बच्चों के बच्चे और बच्चों के बच्चे उनका सम्मान करें और उनकी परंपराओं को आगे लेकर चले, तो महिलाओं को बदलना होगा। महिलाओं को गर्भ से ही, बच्चों को गर्भ धारण करने की स्थिति से ही महिलाओं को अपने अंदर सकारात्मक रूप से परिवर्तन लाते हुए अपने अंदर सही संस्कृति, परंपरा, संस्कार को रखना होगा। अगर महिला संस्कारी है, जो माँ संस्कारी है, पिता संस्कारी है, तो बच्चे अपने आप संस्कारी होंगे। अच्छा, ये भी हमने देखा है कि एक माँ बाप के 2 बच्चे हैं। हाँ। एक तो बहुत पढ़ाकू और बहुत डिसिप्लिन में रहता है, दूसरा बहुत शैतान और ऐसा हो जाता है। तो ये किन कारणों से होता है? वो क्या गर्भ में ही वो बच्चा डेवलप कर लेता है या उसके कार्मिक कुछ कारण होते हैं? क्या होता है? नहीं, पूर्वजन्म के संस्कार भी होते हैं। हर आत्मा अपना संस्कार लेकर आती है, लेकिन फिर भी अगर हम उस आत्मा पे वर्क करें, उसको हील करें, उसको उसके साथ जो आध्यात्मिक चेतना, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से उसको हील करने का प्रयास करें, तो उस ऊर्जा में परिवर्तन आता है, वो बच्चा डेवलप होता है। तो ठीक है, वो तो अपने अपने संस्कारों के हिसाब से, कोई बच्चा बहुत एक्टिव है, कोई बच्चा थोड़ा शांत है। लेकिन अगर वो शांत है बच्चा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार है, या वो एक्टिव है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बेकार है। दोनों की अपनी अपनी व्यवहार को देखते हुए, उनके बेसिक संस्कार जो पूर्व जन्म के, उनको देखते हुए माँ बाप को उनके ऊपर वर्क करना चाहिए, उनके ऊपर कार्य करना चाहिए। उनकी अंदर की जो नेचुरल ऊर्जा है, उसको अगर आप डेवलप कर देंगे, एनहेंस हो जाएगी, तो बस वो डेवलप होकर के उसी रास्ते पर आगे निकल जाएंगे। प्रथम गुरु तो माँ ही होती है। बिल्कुल। अच्छा, अगर बात संस्कारों की जाए, तो जो आपके समय में जब आपका बचपन था, अब आप अपने बच्चों का बचपन देख रही हैं, तो संस्कार किस समय में था? उस समय के लोगों में ज्यादा, बच्चों में ज्यादा हुआ करता था, या आज के समय में बच्चों में? नहीं, देखिए, आधुनिकता का युग है, कंप्यूटराइज्ड सब चीजें सारी आपकी जो है, सोशल मीडिया, ये सब बड़ा अलग तरीके के संस्कारों की परिभाषा बदल चुके हैं। हमें वो बातें शायद बहुत बाद में पता चली जो आज के बच्चों को पता है। हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं, सोशल मीडिया पर हमसे ज्यादा अपडेट रहते हैं, और मुझे लगता है जो नॉलेज हमें आज तक भी नहीं होगी बहुत सी चीजों की, वो उन्हें है। मुझे लगता है कि आधुनिकता के इस युग में, जो कोरोना के आने के बाद हर बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया, वो बच्चों की संस्कारों में बहुत बड़ा बाधक है। हमें जो आयु से पहले उन्हें नहीं देखना चाहिए, समझना चाहिए, वो आयु से पहले समझ रहे हैं, देख रहे हैं। एक समय होता है पात्रता का, जब पात्र बनेंगे वो, तब वो उस चीज को ग्रहण कर पाएंगे अच्छी तरह। पहले से अगर उन्हें उन चीजों का ज्ञान भी नहीं है और उनको पता चलेगा, तो वो विकृत हो जाएंगे, वो समझ नहीं पाएंगे। तो ये संस्कारों का खेल है। हम लोग के जमाने में मोबाइल्स नहीं थे, हम अपने माता पिता के हिसाब से चलते थे। उन्होंने कहा ये दिन है, तो लगता था हाँ दिन ही होगा। कहीं ना कहीं वो एक अलग बात है कि बच्चे शैतान, हमारे टाइम में भी हम लोगों ने भी अपने माँ बाप का थोड़ा बहुत वो करा होगा, बचपन में करते ही हैं, हम लोग करते ही हैं विरोध, लेकिन हमारे संस्कारों में कहीं कमी नहीं थी। वो चीज है तो जो कह दिया स्ट्रिक्टली वो कह दिया, लेकिन आज के बच्चे उसका रेमेडीज, उसकी चीजें, उसका विरोध सब लेके खड़े हो जाते हैं। वो कारण ही सिर्फ सोशल मीडिया है। ये मोबाइल बिल्कुल बैन हो जाने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सच में अगर मेरा बस चले तो मैं तो बिल्कुल बैन कर दूं। मुझे शायद ये लगता है कि बच्चों के मतलब व्यक्तित्व के निर्माण में आज के आधुनिक मोबाइल का बहुत बड़ा राक्षस है ये, जो हमारे बच्चों के मानसिक, शारीरिक विकास को रोक रहा है। मोबाइल की वजह से बच्चे जो चीजें नहीं भी सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उनका अलग तरीके का विकास हो जा रहा है, उनके हार्मोन्स अलग डेवलप हो जाते हैं, उनके मानसिक स्तर अलग डेवलप हो जाता है, वो वही सीख रहे हैं। गालियां देखिए, ऐसे मैं देख रही हूँ लड़कियां गालियां दे रही हैं मोबाइल पे, गंदी गंदी रील्स बना के ताकि वायरल हो जाए। भाई, जो लड़कियां
कहा जाता है यस्य नारी यस्य पूजते रमन्ते तत्र देवता। अरे नारी पूजा के योग्य है, पूजा के योग्य बनोगी तभी तो पूजी जाओगी। जब तुम उस चीज का वो ही नहीं कर रहे हो, स्वीकार ही नहीं कर रहे हो कि हमें भी कोई पूजे, जब तुम गाली दोगी तो 4 गाली सामने वाला भी तुम्हें देगा। सही बात है। तो वो जब देख रहा है कि तुम वायरल हो रही हो, गाली दे रही हो, तुम्हारे को, मैं तो सोच रही हूँ कि क्या अपने परिवार को क्या दे रहे हो तुम। कल को यही बहू बेटेंगी, यही बेटियां जो है जाकर के किसी की माँ बनेंगी, तो वो क्या संस्कार देंगे अपने बच्चों को। मुझे लगता है कि जितनी आधुनिकता के साथ बच्चे आजकल अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं रील्स में और ये सोशल मीडिया पे, ये बहुत भयावह है आगे आने वाले समय के लिए। शायद हम तो मौन होकर के हमारे जैसी पीढ़ी के लोग बैठ जाएंगे कुछ दिनों में, और भैया जो कर रहे हैं बच्चे उनके सामने या तो मतलब मौन ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वो स्वीकार ही नहीं करेंगे आपकी बात को, आपकी चीजों। हमारे से आगे वाली तो फिर भी थोड़ी बहुत स्वीकार कर रही है, उसकी आगे वाली जनरेशन तो बिल्कुल डब्बा होगी, वो पता नहीं क्या करेंगे, पता ही नहीं। इसीलिए हम लोग इतना सचेत होकर संस्कृति की तरफ और महिलाओं को कोशिश कर रहे हैं कि भारत की महिलाएं जागें और अपनी संस्कृति सभ्यता को पकड़कर बच्चों में कूट कूट के अपने भारतीय संस्कृति को भरने का प्रयास करें, खुद में भी। आप अगर कोई भी महिला के लिए, अगर उसकी बिटिया के लिए, अगर उसकी माँ आदर्श है और वो माँ संस्कार से युक्त है, संस्कृति से युक्त है, तो वो लड़की निश्चित तौर पर समाज में जाकर के संस्कृति, परंपरा और अच्छे समाज का निर्माण करेगी। जिस तरीके से अभी आप स्थिति देख रही हैं महिलाओं की सशक्तिकरण पर अगर हम बात करें, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, किन चीजों का ध्यान रखें महिलाएं, और क्या करें कि आने वाले समय में हमारे देश में महिलाएं सशक्त होंगी। और जैसा कि हम पुराणों में भी पढ़ते आए हैं कि उस समय भी महिलाओं को, स्त्रियों को पूजा जाता था और आने वाले समय में भी पूजा जाएगा। क्या किया जाए आपके अकॉर्डिंग ऐसा? जैसे मैंने पहले भी कहा, आत्मविश्वास, कुछ करने की चाह, लक्ष्य बनाइए कि आप केवल पार्टी करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, घर गृहस्थी पालने के लिए, चीजों को करने के लिए पैदा नहीं हुई हैं। सशक्त भूमिका निर्वाह करने के लिए मनुष्य योनि मिली है। हर उस महिला को अपने अंदर की उस देवी को जगाना होगा जो उसके अंदर है। वो देवी ही उस राष्ट्र का निर्माण करने के लिए आपका जन्म हुआ है, समाज का निर्माण करने के, अपने परिवार का निर्माण करने के लिए आपका जन्म हुआ है। आपको अपने अंदर से ये स्वीकार करना होगा कि आप ही हैं जो आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और अच्छा समाज दे सकती है। और उसके लिए सबसे पहले स्वयं को तैयार करना होगा, और स्वयं को तैयार करने के लिए अपने मन को, अपने विचारों को शुद्ध करना होगा। और वो शुद्ध केवल आप अपने आध्यात्मिक जीवन से ही कर सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने गृहस्थ को छोड़ करके सन्यासी हो जाइए। आध्यात्म का अर्थ बिल्कुल नहीं है कि अपने आप एंजॉय करना बंद कर दीजिए। लोग गलत समझ लेते हैं। मेरी भी मित्र है, मैं जाती हूँ, बैठती हूँ, बात करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप अपना जीवन जीना छोड़ दीजिए अध्यात्म में। लेकिन मुझे पता है कि मेरी लाइन कहाँ क्रॉस नहीं होनी है, मुझे पता है मेरी मर्यादा कहाँ है, क्योंकि सीता ने अपना जीवन त्याग करके हमें एक उपदेश दिया कि ये मर्यादाएं लांघनी नहीं है। अगर हमने लांघी तो हम वापस कभी नहीं उस पार आ सकते हैं जिस पार से हम गए हैं। तो मर्यादाओं में रहते हुए किया हुआ मनोरंजन चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। जीवन जीने आए हैं, जीवंतता से जियो। दूसरे को जीवन देने वाली हो तो स्वयं भी जीवंत रह के जियो। अपने अंदर की नारी को मरने मत दो। सशक्त नारी को हमेशा जीवित रखो। इसका मतलब ये नहीं कि गालियां दो और पिटाई करो दूसरे की मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। ममता की मूर्त हो तुम, बिल्कुल। तुम दयावान हो, तुम संस्कारवान हो, तुम परंपरावान हो, वो दो। और तुम विद्वान हो, तुम्हारे अंदर की विद्या, तुम्हारे अंदर का ज्ञान अपने बच्चों को मिलना चाहिए। तो लेकिन वो संस्कार के साथ मिलेगा तो वो फिर उसका मजा ही कुछ और होगा। वो सुशोभित होकर के संसार देखेगा और उसमें एक माँ का ही अपना बहुत बड़ा जो है मान है कि अगर उसका बेटा
शिवाजी बन करके निकलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने महिला सशक्तिकरण पर हमें और हमारे दर्शकों को बहुत सी जानकारी दी। आई होप कि लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि शक्ति का अर्थ क्या है, या आपको जो पावर मिला है उसका मतलब क्या है। इसके बारे में बहुत अच्छे से डेप्थ में जाकर के आपने चीज़ों को समझाया है, उदाहरण के साथ समझाया है। होप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और सबसे ज़्यादा आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आप यहाँ आई और महिला सशक्तिकरण पर इतना अच्छे से समझाया। हमें भी बहुत अच्छा लगा, हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड आपने कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। थैंक यू।